हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 22 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। सविता, तुमने खुद को कैसे बचाया, कैसे उसके चंगुल से छूटकर भागी और कैसे कहाँ अपना जीवन गुजारा? अगर लौट गई तो वापस अपने घर क्यों नहीं आई? देव बाबू ने पूछा तो सविता जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और हिचकियां बंध गई। देव बाबू ने तुरंत अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं सविता, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ। मुझे तुम गलत मत समझना। यह मत सोचना कि मैं तुम पर उंगलियां उठा रहा हूँ। मुझे बस जानना था, इसलिए पूछ लिया। अगर तुम सहज नहीं हो रही हो बताने में, नहीं बताना चाह रही हो तो बताने की ज़रूरत नहीं। हमें नहीं सुनना है। जो बात बीत गई उसे जाने दो। तुम मिल गई, हमारा परिवार फिर से एक हो गया, वही बहुत है मेरे लिए। धन्यवाद है भगवान जी को जो जीते जी हम सबको मिला दिया। चलो गाड़ी में बैठो सबके सब, अब हम घर चलते हैं। तब सविता जी ने देव बाबू के हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे बतानी है, सारी बातें बतानी हैं। प्लीज़ सुनकर ही जाइए। मेरे मन पर भी सालों से एक बोझ सा पड़ा हुआ है। मेरा भी जी हल्का हो जाएगा बोलकर। और एक बार फिर से सब बैठ गए। पता है आपको, जिस दिन मुझे आपकी मृत्यु की खबर मिली उसी दिन मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम दोबारा माँ बनने वाली थी? कहाँ है वो बच्चा हमारा? अनुभव और अद्रिका के साथ सभी चौंक कर जवाब पाने के लिए सविता जी की तरफ देखा। सविता जी ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। क्या नहीं है इस दुनिया में? नहीं, क्या हुआ उसे? जो सपने हमने देखे थे दूसरे बच्चे के, एक बेटी के घर में आने की, यह खुशखबरी सालों बाद मिली थी, लेकिन मैं इस बात की खुशी नहीं मना सकी। इतनी बड़ी खुशी आई भी तब जब आप नहीं थे। मैंने तो किसी को बताया तक नहीं, ध्यान तक नहीं दिया। आपके जाने की बात सुनकर तो मैं यूं ही बिस्तर पकड़ चुकी थी। तब रामू काका की पत्नी ने मेरी देखभाल की। उन्होंने ही हिम्मत दी, हर पल साये की तरह मेरे साथ रही। अनुभव और अपने आने वाले बच्चे के बारे में बताकर मुझे ढाढ़स बंधाती रहती, हिम्मत देती रहती और एक बार फिर उठकर खड़े होने को कहा। तब मैं भी हिम्मत जुटाकर पेट में पल रहे बच्चे और अपने दूसरे बच्चे अनुभव का मुंह देखकर फिर से उठ खड़ी हुई और दोनों बच्चों को अच्छे से पालने की ठानी। लेकिन मैं इस तरह बेसुध हो गई थी कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है, किसने लिया, मैंने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की। कोई ज़रूरत नहीं रही। मैं तो दोनों बच्चों के साथ जीना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। अब धीरे धीरे मैं भी इन सब से उबरने लगी थी। अनुभव भी अब थोड़ा खुश रहने लगा था। तब एक दिन मुझे राना का बुलावा आया कि आप जिंदा हैं और हॉस्पिटल में मिले हैं। आप मुझे बहुत याद कर रहे हैं। संयोग बस उस दिन तीज था। मैंने व्रत कर लिया और अच्छे से श्रृंगार कर निकलने लगी। तभी अनुभव ने पूछा, माँ आप कहाँ जा रही हैं? तब मैंने कहा, पापा को लाने जा रही हूँ। पर हॉस्पिटल जाने के बजाय राना ने मुझे अपने घर आने को कहा, यह कहकर कि हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। राना के साथ वहाँ कुछ और लोग थे जो मुझे देखकर अजीब तरह से हंसने लगे। डर से मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, किस हॉस्पिटल में है देव? मुझे बता दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे नहीं भाभी जी, आप अकेली कहाँ जाएंगी? हमारे आदमी हैं ना, आपके साथ जाएंगे। राना ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा। अरे ये सब क्यों जाएंगे? आप सिर्फ बता दीजिए किस अस्पताल में हैं, मैं अकेली चले जाऊंगी। तभी राना ने ठहाके लगाते हुए कहा, अरे भाभी जी, आप कितनी भोली हैं। इतना भी नहीं समझ में आता, जो इंसान एक बार मर जाता है वह दोबारा जीवित नहीं होता। क्या? फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि वो जीवित है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
देखो तो कितनी भूल ही है मेरी भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें तो। कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। ये क्या है कि सब हमारे आदमी हैं ये, और उनको आप बहुत पसंद आ गई है, तो हमने सोचा कि देव तो नहीं रहा और आप इतने सुंदर काया का क्या करोगी, इसका कुछ उपयोग तो होना चाहिए। क्या कहती हो, सही कह रहा हूँ ना मैं? राना के बोलते ही बाकी सब हंसने लगे, जिसे देखकर मैं बेहद डर गई और एक अनहोनी की आशंका मन में आने लगी। मैं वहाँ से भागने लगी। तब राना ने पीछे से कहा, भाग कर कहाँ जाओगी? कहीं भी जाओगी मेरे आदमी तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर मिलेगी मौत की सज़ा। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। और एक बात बता दूँ, तुम्हारा पति कब का मर गया, मैंने उसे मार दिया। चलो अब वापस आ जाओ और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करती रहो, तो कम से कम जान बच जाएगी, तुम्हारा बेटा सही सलामत रहेगा। सुनकर मैं बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगी, अनुभव की और अपने कोख की दुहाई देने लगी, लेकिन वह नहीं माना। और जब उसके आदमी ने मुझे खरीदने से इनकार कर दिया, तब उसकी पत्नी रक्षा ने मुझे दवाई दे दी और अगले दिन मेरा गर्भ गिर गया। बोलकर सविता जी एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। साथ में बाकी सब की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमायरा ने तो पूरा सर झुका लिया था। मेरे बच्चे के खोने के बाद मुझे एक आदमी के हाथ भेज दिया और वह फ़ोन पर किसी से इंडिया के बाहर ले जाने की बात कर रहा था। जिस गोदाम टाइप के घर में मुझे रखा गया था, वहाँ पर और 6 लड़कियाँ थीं और सभी काफ़ी डरी हुई थी, रो रही थी। मैंने तभी मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह उसको सबको उबार लूँगी। एक तो मेरा उपवास था, ऊपर से रक्षा ने भी कुछ खाने को नहीं दिया था। भूख के मारे मैं बेहाल हो रही थी, अधमरी सी हो गई थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हमें बचा लो। तभी वहाँ 2 आदमी आया और हम सबको बस में बिठाकर पता नहीं कहीं लेकर जाने लगे। हम सभी बस में गुमसुम बैठे थे, ना बोलने की हिम्मत थी, ना रोने की ताकत। और वे सभी हम पर नज़र रखे थे, घूर रहे थे। कोई चालाकी या होशियारी मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। बाहर हर जगह हमारे आदमी बैठे हैं। हम बस अपना नियति मान कर बैठे चुपचाप जा रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में हमारी बस की टक्कर ट्रक से हो गई और ड्राइवर के साथ जो 2 आदमी और थे वह मर गया। थोड़ी बहुत चोटें हम सबको भी आई थी, लेकिन हम लोग बच गए। रात का समय था, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला और ट्रक ड्राइवर भी भाग गया। कुछ देर तक हमें भी कुछ समझ नहीं आया, हम यूं ही बैठे रहे। फिर होश में आकर सभी लड़कियों को लेकर एक जंगल की तरफ भागने लगे। भूख प्यास से चला नहीं जा रहा था। तभी एक तालाब दिखा, जिसका पानी तो गंदा था, लेकिन इतनी प्यास लगी थी कि वही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और रात भर जैसे तैसे भागते रहे और सुबह होते होते एक स्टेशन पर सहारा लिया। डर हमें अभी भी लग रहा था, कहीं राना के आदमी हमें पकड़ ना ले, उसे पता चल गया होगा तो हमें ढूंढ रहे होंगे। परंतु जब कुछ देर तक कोई नहीं आया, तब मैंने सभी लड़कियों के नाम और पता पूछा। उसमें से 2 लड़कियां अपने घर चली गई और बाकी 4 लड़कियां थी, उसका कोई नहीं था, अनाथ थी वो। अब मैं सोचने लगी, इन चारों को लेकर क्या करूं, कहाँ जाऊं? अपने घर आती तो राना को ज़रूर पता लग जाता, तब मेरे साथ इन चारों बच्ची की भी जान संकट में आ जाता। तब मैं घर जाने का इरादा बदल दिया और चारों बच्ची को लेकर एक गरीब बस्ती में चली गई, जहाँ मैंने कितने घरों में दरवाज़ा खटखटाया और रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। यह चारों मेरी बेटी है और मेरा कोई नहीं है संसार में। बहुत लोगों ने मना कर दिया। आखिर में एक सज्जन व्यक्ति ने छोटा सा एक घर दिया और जिसमें चारों बच्चों को लेकर मैं रहने लगी और वहाँ के लोगों के घर में काम करने लगी। इतनी तकलीफ़, इतना संघर्ष मैंने कभी नहीं देखा था। कई बार जी में आया कि कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन चारों बच्चों का मुंह देखकर मैं एक बार फिर हिम्मत बांधकर काम करने लगती। कुछ दिनों तक दूसरे के घर में काम करते करते मैं सिलाई का काम करने लगी।
जिसमें थोड़े पैसे आने लगे। तभी छोटा सा झोपड़ा लिया, उसी में चारों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे सबको स्कूल भेजना शुरू किया। वह चारों लड़की जिसे तुम लोगों ने देखा, ये वही चारों लड़की है जो आज भी मेरे हर काम में हाथ बटाती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और अपनी माँ का दर्जा देती है, माँ कहकर बुलाती है। धीरे धीरे कुछ महीने से कुछ साल बीत गए और जब कोई नहीं आया तब मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी और मैं बाहर निकलने लगी और अपने तरीके से अनुभव के बारे में पता लगाने लगी, पता करने की कोशिश करने लगी, पर मुझे कुछ पता नहीं लगा और मैं डर के मारे घर आई नहीं कि फिर कहीं निकलूँगी तो मेरे साथ साथ इन चारों बच्चियों के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। और तब मैं वहीं रहकर चारों को पालने लगी। 3 बच्चों ने तो जैसे तैसे स्कूल पास कर लिया, बाकी खनक कॉलेज जाने के लिए जिद करने लगी। यूँ तो कमाई थोड़ी बहुत हो रही थी, पर कॉलेज जाने के लिए फीस पूरे नहीं थे। तब मेरे साथ यह चारों भी दिन रात मेहनत करने लगी। तब जाकर खनक के कॉलेज में एडमिशन करवाया। उसकी पढ़ाई अच्छे से होने लगी। अभी कुछ दिनों पहले खनक की मुलाकात अनुज बाबू से हुई और उनसे दोस्ती हो गई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने घर में पार्टी में हमें बुलाया और अपनी माँ से कहकर उनके स्कूल में मुझे काम दिलाया और रहने के लिए एक घर भी दिया। फ़िलहाल चारों बच्ची के साथ में मैं वहीं रह रही हूँ और इनके घर पार्टी के दौरान मुझे अद्रिका ने देखा और मुझसे मिलने आई। उसके बाद अनुभव और फिर अनुज आया था। उस दोनों को तो मैं सारी अपनी सच्चाई नहीं बता सकी, लेकिन मैंने अनुज को सारी बातें बता दी और मना करने के बावजूद ये मुझे यहाँ लेकर आ गया। रोकर बोलते बोलते अब तक सविता जी की हिचकियाँ निकलने लगी थी। गला रूंध गया था, आंखें भी लाल होकर सूज चुकी थी। देव बाबू अपने कंधे पर उसका सिर रखकर सहलाने लगा और यह सब सुनकर सभी के चेहरे पर नाराज़गी के भाव आ गए। अनुभव का तो जबड़ा कस रहा था, मुट्ठियाँ बंध रही थी, गर्दन की सभी नसें टाइट हो गई थी। जी में आ रहा था कि उसे अरेस्ट करवाने से अच्छा है उसे सबसे पहले गोलियों से भून देना चाहिए था। वहीं अमायरा का सर नीचे झुक गया था। अचानक अद्रिका उठी और पानी का बोतल सविता जी के मुंह से लगाते हुए बोली, बस माँ बस, चुप हो जाइए। जो कष्ट आपको झेलना था झेल लिया, अब एक बार फिर से सुख के दिन आ गए। अद्रिका के मुंह से माँ शब्द सुनकर अनुभव, राजन, अनुज, देव, अभय बाबू के साथ सविता जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वह सब उसकी तरफ देखने लगे। अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ कहकर मैंने कुछ गलती या कोई अपराध तो नहीं कर दिया। मेरे पति की माँ यानी मेरी सासू माँ, और सासू माँ को माँ नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, बोलो। अच्छा अच्छा, समझ गई। मम्मी जी बोलूँ? जी लगाकर। ठीक है, समझ गई। मम्मी जी पानी पी लीजिए मम्मी जी, और घर चलिए मम्मी जी। और मम्मी जी, मेरी चारों ननद रानी कहाँ है? उनको भी बुला लीजिए मम्मी जी। और मुझे आपका बेटा है ना बहुत शैतान है, उनके कान मरोड़ कर सजा दीजिए ना मम्मी जी, मुझे बहुत सुकून मिलेगी। अद्रिका जानबूझकर बच्चों सी हरकतें कर सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी, गमगीन माहौल को हल्का कर रही थी। उसकी बातें सुनकर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। वहीं सविता जी खींचकर अद्रिका को अपने सीने से लगा लिया और खुशी से आँखों से आंसू बह गए। अद्रिका की भी आंखें नम हो चुकी थी। यही तो चाहती थी कि सबकी हंसी एक बार फिर गूंज उठे। अरे माँ, इसकी बातों में मत आइए, एक नंबर की पागल लड़की है ये। अपने फालतू के बकवास से अपने साथ साथ दूसरों का भी दिमाग ख़राब कर देती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब किया मैंने, मेरा नहीं, अपना ख़राब कर चुकी हो ना। अच्छा, तो मेरा दिमाग ख़राब है। देखो अनुभव, ज़रा सोच समझ कर बोलो, वरना क्या करोगी तुम? वरना क्या करूँगी? पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी, तुम्हें सस्पेंड करवा दूँगी, अरेस्ट करवा दूँगी। अरे तुम किस बेस पर मुझे अरेस्ट करवाओगी? किस बात की कंप्लेंट करोगी? बस पागल कहने पर थोड़ी ना मुझ पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, मैं सस्पेंड हो जाऊँगा। देव बाबू और सविता जी के साथ
सब दोनों की तकरार सुनकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ बेटा, सही तो बोल रहा है अनुभव। इतनी सी बात पर क्या कंप्लेंट करोगी तुम? क्या सस्पेंड करवाओगी उसे? अरे उसने तो जो काम किया है उसके लिए तो इसे अवार्ड मिलेगा और प्रमोशन होगा और यह और ऊंचे पोस्ट पर चला जाएगा। नहीं पापा, सिर्फ इस बात के लिए नहीं, आपको नहीं पता है इसने मुझे गोली भी मार दी थी। और हाँ, ज़बरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन हनीमून के लिए मुझे लेकर नहीं गया। अपने ऑपरेशन में इस तरह फंसा लिया कि कानों कान किसी को खबर नहीं लगने दी और मुझे उलझा कर रख दिया। देव बाबू ने चौंकते हुए पूछा, अनुभव ने शूट किया तुम्हें? लेकिन क्यों? अरे क्या बोल रही हो तुम? गलती से लग गई थी पापा, जानबूझकर नहीं मारा था मैंने। और फिर मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट भी तो कराया। मैंने कितनी सेवा की तुम्हारी, यह तो तुमने नहीं बताया पापा मम्मी को। हाँ तो क्यों बताऊँ? तुमने मुझे चोट पहुँचाई तो सेवा कौन करेगा? और मेरी शिकायत तो लगा दी, अपनी बातों का क्या? मेरी बातें क्या? मैं क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या क्या बताऊँ? तुम जो मुझसे छुप छुप कर पुलिस को सारा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दे रही थी, पेंटिंग के जरिए सारा कुछ बता रही थी, कौन बोलेगा? बोलो ज़रा, अपना सुंदर सा मुँह खोलो अब। अद्रिका सकपका गई। यह तुम्हें किसने कहा? किसने कहा? वाह, आपकी इतनी छोटी सी हाइट है, इतना छोटा सा दिमाग है तो इतना चलता है, और मेरी हाइट बॉडी के साथ बड़ा दिमाग है तो मेरा नहीं चलता है। मम्मी जी देख रहे हैं अपने बेटे को, जब से शादी हुई है। शादी क्या, जिस दिन मेरा किडनैप किया उसी दिन से मुझे छोटी हाइट के लिए चिढ़ा रहे हैं। मैं तो इस बात के लिए भी कंप्लेंट करूँगी। तुम बात बदलो मत, जल्दी बताओ तुमने मेरे बारे में पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया? क्या कहा उन्हें? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ लड़कियों को तुम रखे हो। तब मुझे संदेह हो गया कि कहीं तुम भी तो नहीं इस सब के साथ मिले हो, इसलिए। अब समझे? लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम इन्वॉल्व नहीं हो और वह लड़कियों को तुमने बचाया है राना से। वह सब वहाँ पल बढ़ रही है और पढ़ाई भी कर रही है, और ये सब तुम अपने पैसों से कर रहे हो। दोनों की तकरार देखकर सब हंस रहे थे। तब सविता जी बोली, बेटा लंबाई से कुछ नहीं होता, और रंग रूप और लंबाई मैच होने से परफेक्ट जोड़ी नहीं होती। तुम लंबाई में भले ही मेरे बेटे से बहुत छोटी हो, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, परफेक्ट हो। नहीं माँ, मैं नहीं इसे झेल सकता, यह मेरे लिए तो नहीं बनी है। यह तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो और यह तुमसे बहुत प्यार करती है, देव बाबू ने कहा। तब सविता जी बोली, और हाँ अद्रिका बेटा, तुम पति को तुम नहीं बोलते, आप कहकर बुलाना। इतनी रिस्पेक्ट तो मैं नहीं दूंगी इसे, मुझे चाहिए भी नहीं तुमसे। अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो और चलो यहाँ से। वह चारों बच्ची भी इंतज़ार कर रही होगी, उसे सबको भी बुला लो और अनुभव रामू को इन्फॉर्म कर दो, ग्रैंड वेलकम की तैयारी करे। आज हम दोनों बाप बेटा का एक साथ गृह प्रवेश करेंगे, अपने अपने जीवन संगिनी के साथ। सुनकर सभी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। तभी अनुज का फ़ोन बजा, देखा तो खनक कॉल कर रही थी। अनुज ने तुरंत रिसीव किया तो कहा, अनुज माँ घर में नहीं है, काफ़ी देर से नहीं दिख रही है। स्कूल में भी फ़ोन किया था, वहाँ भी नहीं है। कनक आंटी को भी कॉल किया तो वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। आपको पता है क्या, कब से ट्राई कर रही हूँ, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, सविता आंटी मेरे साथ है और वह एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। तुम चारों बहनें भी अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ तुम चारों को। क्या गुड न्यूज़ है अनुज, हमें भी बताओ ना। यह फ़ोन पर नहीं, आकर बताता हूँ। तुम चारों बहन अच्छे से रेडी हो जाओ। तभी अमायरा बोली, मुझे भी कुछ कहना है। हाँ बोलो। जीजू, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ, और हाँ आप मुझे पसंद थे, बस मैं इसके लिए अद्रिका के साथ बुरा बर्ताव करना चाहती थी ताकि आपकी लाइफ से मैं आ सकूं। पर यकीन कीजिए, अब मेरे मन में
ऐसा कोई भाव नहीं है और अपने किए पर मुझे बहुत पछतावा है। मैं सच कहती हूँ, पापा के बारे में मैं सिर्फ इतना जानती थी कि हथियारों के साथ गोल्ड की तस्करी करते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात नहीं पता थी, सच में नहीं पता थी। मैं अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार करती हूँ। अगर आप मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बोलकर उसने एक बार फिर सिर झुका लिया। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला तो राजन का कलेजा धक धक करने लगा। वह इशारों में अनुभव को मना करने लगा। अद्रिका भी परेशान हो गई। तब अनुभव ने कहा, सज़ा की हकदार तो तुम हो, लेकिन तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली और तुम्हारी बातों में सच्चाई भी है। और अद्रिका ने सही कहा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिल गई। तुम्हारे सर से माँ बाप का साया उठ गया। अब तुम हमेशा के लिए अकेली हो गई। और जब अपने परिवार का, माँ बाप का साया उठ जाए तब कितना दुख होता है। यह कितनी बड़ी सज़ा होती है, यह मुझसे और अद्रिका से बेहतर कौन जान सकता है। ऐसे माँ बाप का साया रहना भी नहीं चाहिए किसी बच्चों को, पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी गलती स्वीकार कर ली है, फिर भी तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। यह सुनकर अनुभव की तरफ सब देखने लगे। अद्रिका ना में सिर हिलाने लगी। सविता जी का चेहरा उदास हो गया। नहीं बेटा, बच्ची है, जाने दो, माफ़ कर दो। बुरी संगत में थी इसलिए बुरे विचार भरे थे इसके मन में। अब सब ठीक रहेगा, कोई गलती नहीं करेगी। अरे आप लोग मेरी बातें तो सुनिए। अमायरा को सज़ा मिलेगी और वह सज़ा ये है कि क्या क्या बोल रहे हो भाई? बच्ची है वो, कोई सज़ा मत दो, इसी के बदले मुझे सज़ा दे दो ना। राजन ने उठते हुए कहा। चुप, बिल्कुल चुप, और अपना मुंह बंद रखो। क्या सज़ा है बेटा? वह सज़ा ये है कि अमायरा को राजन से शादी करनी होगी। हाँ, सच कहा मैंने। राजन का दिल आ गया है अमायरा पर। तो साली जी, आप अपने सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अमायरा ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।